हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे यूनिट टू का पार्ट टू, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। यूनिट टू उसका पार्ट टू है हमारा कैपिटलाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका ये यूनिट है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए शुरू करते हैं। Preview. तो हमारा कैपिटलाइजेशन ये टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट टू में, और बहुत ही इजी है। आपके लिए कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। बस आपको लग रहा होगा देख के कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो कैपिटलाइजेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैपिटल। ये कैपिटलाइजेशन वर्ड जो है हमारे कैपिटल से डिराइव हुआ। अभी आपके कल के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, कंजूरिज्म करके, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो उसी तरह का है, कैपिटल से आपका ये वर्ड बनता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैपिटल। ये कैपिटल वर्ड से जो है डिराइव किया गया है आपका कैपिटलाइजेशन। इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय इन अ बिजनेस। देखिए, एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस, ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जो क्या होता है, बिजनेस में एम्प्लॉयड होता है, बिजनेस में लगाए जाते हैं। अब कैपिटलाइजेशन का अगर सीधा सीधा मतलब समझा जाए, तो आपका जितना भी कैपिटल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, हम उसी को कहते हैं कैपिटल। जितने भी टोटल कैपिटल, टोटल एसेट्स आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। और ये क्या होता है, ये आपके बिजनेस में एम्प्लॉयड होता है, बिजनेस पर्पज से। उसके बाद अगर हम कैपिटलाइजेशन की आगे मीनिंग देखें, तो लिखा है कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर विच इंक्लूड बोथ डेप्थ एंड इक्विटी। ये क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी जो होती है, उसकी कंपनी की टोटल वैल्यू होती है। आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर यानी कि आपने जहां जहां से पैसा लिया है, या फिर जहां जहां आपने स्ट्रक्चर, अरे क्या कहते हैं, जहां जहां आपने इन्वेस्ट किया है, या फिर जहां जहां से पैसा आपने लिया है, ये हो जाता है। और ये क्या करता है, आपका इक्विटी और डेप्थ दोनों को इंक्लूड करता है। इक्विटी और डेप्थ को मिला के जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनी की वैल्यू होती है, उसी को हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एंड रिफ्लेक्ट द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय शेयर होल्डर एंड लेंडर्स। ये क्या होता है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लॉन्ग टर्म होता है। और रिफ्लेक्ट किसे करता है, हमारे इन्वेस्टमेंट को, जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं और लेंडर इन्वेस्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर सिंपली कहने का मतलब समझा जाए कैपिटलाइजेशन की, तो ये फर्म की टोटल वैल्यू होती है, टोटल आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी होती है, जो कि जिसमें इन्वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं आपके डेप्थ और इक्विटी, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कंपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके टोटल इन्वेस्टमेंट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स और जो भी लेंडर्स करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हो जाता है। अब इट इंडिकेट ओवरऑल साइज एंड वर्थ ऑफ ए कंपनी। ये आपके ओवरऑल साइज और वर्थ ऑफ ए कंपनी को इंडिकेट करता है। आपने वर्थ तो पढ़ा ही होगा, वर्थ का मतलब आपको पता ही होगा, वेल्थ, एक तरीके से वेल्थ का मतलब वही हो जाता है। और एन ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। अब आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्योंकि कई बार आपके पेपर में आता है कि आपने सुना होगा अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, ये सुना होगा। तो लेकिन इसमें पहला टाइप्स हो जाता है फेयर एंड नॉर्मल कैपिटलाइजेशन, जो कि पूछता नहीं है लेकिन पूछ भी सकता है आपसे। तो फेयर एंड नॉर्मल कैपिटलाइजेशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फेयर मतलब एकदम फेयर होगा, और नॉर्मल होगा मतलब इसमें कोई ज्यादा वो नहीं होगा, सिर्फ ये नॉर्मल एक कैपिटलाइजेशन होगा। अब फेयर और नॉर्मल कैपिटलाइजेशन का मतलब अगर हम समझें, तो अगर हम कभी भी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे हमें रिटर्न मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अब उससे हमें 20% का जो है रिटर्न मिल रहा है। तो हम कैसे ये जानेंगे कि हम फायदे में है या फिर नुकसान में है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो अगर हम प्रॉफिट और लॉस को मेजर करना होता है, तो हम किससे कंपेयर करते हैं अपने आप को, इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। किस इंडस्ट्री से, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं। मान लीजिए आप पेट्रोलियम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हैं, और आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपको 20% का जो है फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी इंडस्ट्री से, तो आपको इंडस्ट्री को 30% का फायदा होगा। वहां पे क्या होता है, नहीं सॉरी, 30% का नहीं, आपकी इंडस्ट्री को भी 20% का जो है फायदा हो रहा है। वहां पे क्या होता है, फेयर एंड नॉर्मल कैपिटलाइजेशन। मतलब आपने अपने कैपिटल का फेयर और नॉर्मल यूज किया है, जिससे आपको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, आपको नॉर्मल जो है आपके कैपिटल का रिटर्न मिल रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, और उसका आपको 10% प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन आपकी जो क्या कहते हैं, आपका जो
इंडस्ट्री है उसने भी 20,000 इन्वेस्ट किया और उसको भी 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो वहां पे आपका जो दोनों का वैल्यू होगा वो सेम होगा, यानी कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसी को हम कहते हैं फेयर एंड नॉर्मल कैपिटलाइजेशन, यानी कि आपके कैपिटल की फेयर वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू आपको मिल रही है, उसमें आपका कोई लॉस नहीं है ना कोई प्रॉफिट है। तो यही हो जाता है हमारा फेयर एंड नॉर्मल कैपिटलाइजेशन। अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे, इट इज एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ अर्निंग ऑफ इंडस्ट्री। जो भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, उसका यहाँ पे इक्वल या फिर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है मिलता है। और ये किसके कंपैरिजन में होता है? ये इंडस्ट्री के कंपैरिजन में होता है, जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। जैसे आप या फिर टेक्सटाइल से कर रहे हैं, पेट्रोलियम से कर रहे हैं, या फिर एक्सेट्रा जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं, उनसे आप कंपेयर करके देखेंगे। लेकिन ये नहीं कि अगर आप टेक्सटाइल में कर रहे हैं तो आप पेट्रोलियम से कंपेयर करेंगे। आप जिस भी इंडस्ट्री से कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, आप उसी इंडस्ट्री को कंपेयर करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ, इन फेयर कैपिटलाइजेशन वी इन्वेस्ट इक्वल एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कैपिटलाइजेशन, फेयर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि हम इन्वेस्ट करते हैं इक्वल और एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल इंडस्ट्री ऑफ रिटर्न। इंडस्ट्री का जो रिटर्न होता है वो भी आपका रेट ऑन रिटर्न से जो है इक्वल होता है। दैट इंडिकेट और डिफाइंड इफेक्टिव कैपिटलाइजेशन, जो ये भी इंडिकेट और डिफाइन करता है कि आपका इफेक्टिव और नॉर्मल कैपिटलाइजेशन हुआ है। आपने कोई लॉस नहीं किया है ना आपने कोई प्रॉफिट किया है, एक तरह से इफेक्टिव माना जाता है। तो आपका ये फेयर और नॉर्मल कैपिटलाइजेशन पूछता नहीं है, क्योंकि ये इजी है, काफी इजी पॉइंट है, आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और आपको जो रिटर्न है वो इंडस्ट्री के रिटर्न से मैच कर रहा है, इक्वल है, रेट ऑफ रिटर्न जो है इक्वल है, मतलब कि एक तरीके से अगर कहा जाए तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है बुक वैल्यू से मैच करता है, तो वो आपका कहलाता है फेयर एंड नॉर्मल कैपिटलाइजेशन। अब अगर हम आगे देखेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है ओवर एंड क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, दूसरा आपका हो जाता है अंडर। ओवर एंड अंडर दो पूछता है। अब ओवर का मतलब अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे, आसान भाषा में, तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हो जाता है, आप रिलेट करिएगा फेयर वाले से, क्योंकि फेयर में क्या होता है, दोनों की वैल्यू जो है बराबर होती है। अब ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने कहीं पे जो है 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, आपने किसी भी कंपनी में 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख के आप ओवर कैपिटलाइजेशन, मान लीजिए आप कहीं पे 20,000 जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 5% का आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। वहीं पे जो है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो इंडस्ट्री है, वो भी 20,000 इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन उसको जो रिटर्न मिल रहा है उसको 10% का मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कैपिटल तो इन्वेस्ट किया, लेकिन आपने ओवर कैपिटलाइजेशन कर दिया। आपने कैपिटल जो है ज्यादा इन्वेस्ट किया या फिर कंपनी के बराबर ही इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको रिटर्न जो है वो कम मिल रहा है। अब फेयर में क्या होता था? फेयर में क्या होता था, अगर आप 20,000 इन्वेस्ट करते थे और इंडस्ट्री भी 20,000 इन्वेस्ट करती थी, तो इंडस्ट्री को 10% मिलता था, तो आपको भी 10% मिलता था, तो वो फेयर कहलाता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री भी 20,000 इन्वेस्ट कर रही है, आपको 5% मिल रहा है लेकिन इंडस्ट्री को 10% मिल रहा है, यानी कि आपका नुकसान है, आपको रिटर्न जो है वो कम मिल रहा है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या लिखा है एक बार हम देख लेते हैं। When business is unable to earn fair rate of return on its outstanding, that is overcapitalized। मतलब कि बिजनेस क्या होती है यहाँ पे, फेयर वैल्यू नहीं अर्न कर पाती है, रेट ऑन रिटर्न जो है आउटस्टैंडिंग जो आपका होता है उस पे नहीं अर्न कर पाती है, तभी हम उसको कहते हैं फेयर ओवर कैपिटलाइजेशन। इन ओवर कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कम का आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, अरे मतलब नुकसान हो रहा है। जो भी होता है नुकसान या फायदा उससे कम हो रहा है, रिटर्न यानी कि आपको कम मिल रहा है। अब रिटर्न कम मिल रहा है, उसी से आपको पता चलेगा आपका प्रॉफिट है या लॉस है। तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पे आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। मतलब आपने कैपिटलाइजेशन का यूज ओवर कर दिया, ज्यादा कर दिया, लेकिन आपको रिटर्न जो है वो कम मिल रहा है। The word overcapitalization states that the business invest more capital but rate of return is less than according to investment। मतलब कि ओवर कैपिटलाइजेशन वर्ड ही हमें बताता है कि हम अपने कैपिटलाइजेशन को मतलब बहुत ही ज्यादा कर दिए, और इससे क्या होता है कि हमारे बिजनेस जो भी इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल को, वो किससे मतलब रेट ऑफ रिटर्न उससे कम है, और ये हमारे अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट अगर हम देखा जाए, मतलब आपका टोटल कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे,
तो कैपिटल जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है कम मिल रहा है। और अगर वहीं इंडस्ट्री की देखी जाए तो रेट ऑफ रिटर्न जो है ज्यादा मिल रहा है। तो अगर हम फेयर वैल्यू और क्या कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन, फेयर कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब समझे, तो फेयर में तो हमारा ना प्रॉफिट होता था ना लॉस होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ लॉस हो रहा है, हमने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे हमारा लॉस हो रहा है। अब कॉजेस देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन में ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो है लॉस हो जाता है या फिर हम अपने कैपिटल को यूज नहीं कर पाते हैं। पहला तो हो जाता है आपका ओवर इशू ऑफ कैपिटल, मतलब आपने कैपिटल को बहुत ही ज्यादा इशू कर दिया है। ओवर इशू ऑफ कैपिटल, आपने अपने कैपिटल को बहुत ही ज्यादा इशू कर दिया या फिर इन्वेस्ट कर दिया है, उससे आपको जो है लॉस हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है परचेज एसेट सेट हाई प्राइस, हायर प्राइस। मतलब कि ये हो गया कि आपको जो मशीनरी 1000 रुपए में मिलने वाली थी, आप उसको ऐसे टाइम पे लिए जब वो बूम पीरियड पे थी। बूम पीरियड यानी कि उसका प्राइस हाई था, उसका प्राइस 5000 था। तो आपने वहां पे जो जितने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे, वो 1000 के बदले आपने 5000 में खरीदे। तो आपका जो है 4000 का नुकसान हुआ। अब आप उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो है नुकसान हो रहा है। तो एक तो आपका ये रीजन हो जाता है। उसके बाद आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर में चेंज इन मार्केट कंडीशन, जैसे मान लीजिए आपके मार्केट का कंडीशन चेंज हो रहा है, तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा। इंडस्ट्री का ट्रेंड है वो कम हो रहा है, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है कम हो रहा है। ब्रांड अवेयरनेस, जैसे मान लीजिए आपका ब्रांड जो है, ब्रांड की वैल्यू कम हो रही है। तो ये सारे जो है एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। लेक ऑफ प्लानिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको कब कैसे कहाँ कैपिटल इन्वेस्ट करना है। आपको ये पता नहीं चल पाया, आपने सिर्फ सीधे कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई प्लानिंग नहीं की उसके लिए कि कब करना है। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, इससे हमारे कैपिटलाइजेशन पे जो है इफेक्ट पड़ता है, कैपिटलाइजेशन हमारी जो है अच्छे से नहीं हो पाती है। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, सॉरी परफॉर्मेंस नहीं, प्रमोशन कॉस्ट। मतलब आप अपने ब्रांड के अवेयरनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने क्या किया, बहुत ही ज्यादा प्रमोशन करवा दिया, वहीं पे आपने बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, तो आपके पास कैपिटल ज्यादा बच ही नहीं रहे हैं। इससे जो है आपके लिए दिक्कत हो जाएंगी। कंसिक्वेंस, मतलब कि इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट और बॉन्ड, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि मतलब जो भी आपने जिससे भी पैसे लिए हैं, बोरो किया है, या फिर जिसको भी शेयर होल्डर शेयर इशू किए हैं, उनको आप इंटरेस्ट और बॉन्ड जो है पे नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे सीधे सीधे बात की जाएगी, अगर अगर लोन लिया है आपने किसी से, बॉन्ड लिया है, तो उस पे आप इंटरेस्ट या फिर उसके बॉन्ड को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसिक्वेंस यहाँ पे उसको बोला जाता है। तो इससे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को कॉज होता है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आपका इफेक्ट में आता है, और आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है, आप लॉस में चले जाते हैं। उसके बाद हो जाता है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब ये हो जाता है कि आपकी कंपनी जो है हायर रेट ऑफ डिविडेंड जो है पे कर देती है, उससे आपकी कंपनी की प्रॉफिट कम हो जाती है, और उससे आपका क्या हो जाता है, ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब आपने समझ गए होंगे कि आपके कैपिटल के मुताबिक, आपके कैपिटल जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब के आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो जाता है। इसी को हम कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट होते हैं अगर हमारे ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाते हैं। लॉस ऑफ गुडविल, हमारी जो गुडविल होती है उसका जो लॉस होता है। उसके बाद लो अर्निंग, हमें अर्निंग जो है लो होने लगती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इज लो, जो हमारा कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया उस पे हमें लो रिटर्न मिलने लगता है। कंपनी रेपुटेशन गोइंग डाउनवर्ड, मतलब हमारी कंपनी की रेपुटेशन जो है डाउनवर्ड जाने लगती है अगर हम ओवर कैपिटलाइजेशन में चले जाते हैं। कंपनी मार्केट प्राइस विल गो डाउन, कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, जो भी मार्केट प्राइस है कंपनी का, वो गो डाउन होने लगता है, जैसे शेयर्स हो गए। उसके बाद आपका हो गया डिफिकल्टी इन रेजिंग एडिशनल फंड, एडिशनल फंड को रेज करने में हमें डिफिकल्टी होती है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसका मतलब हो जाता है हमारी कंपनी जो है वो धीरे धीरे बंद होने के कगार पे जो है रहती है, बंद होने वाली होती है। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवर कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा जो है लॉस में उसको लेके जा सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि उसको कैसे अपनी प्लानिंग करनी है, कैसे अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना है, कैसे रेट ऑफ रिटर्न लेना है, और कैसे आपको प्रमोशन के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने, अपने कैपिटल को बचा के रखना है, ताकि आप इंडस्ट्री से ज्यादा अर्निंग कर सकें। अब अंडर कैपिटलाइज देखिए इफेक्ट देख लेते हैं इसका एक बार और। इफेक्ट ऑन ओवर कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए क्या इफेक्ट हो जाता है अगर आप ओवर कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। तो पहला आपका हो जाता है लॉस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर का लॉस हो जाता है। इंक्रीज प्राइस, आप प्राइजेस को बढ़ाने लगते हैं। लॉस वर्कर, वर्कर को लॉस होने लगता है। आप लेस एक्सपेंस, मतलब आप खर्चे कम करने लगते हैं, तो वर्कर्स को दिक्कत हो जाती है। इफेक्टिव ऑन इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये सीधा सीधा इफेक्ट डालता है आपका वर्कर वाला पॉइंट।
कि आपको वर्कर को आप एक्सपेंस ही नहीं कर रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इफेक्ट होगा। आप उनको पैसे ही नहीं दे रहे हैं, उनकी जो है पर कैपिटा इनकम गिरेगी, जीडीपी गिरेगी, ऐसे ऐसे इफेक्ट पड़ते हैं। फिर यहाँ पे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज, मतलब सोसाइटी की जो रिसोर्सेज है उसको आप यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ये सारे जो है इफेक्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो ये हो जाता है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हो जाता है, इन दिस कंडीशन रियल वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज मोर देन बुक वैल्यू। मतलब आपके आपकी जो बुक वैल्यू है, आपकी बुक वैल्यू जो है उससे ज्यादा आपका जो है रियल वैल्यू हो जाता है। इसमें लिखा है कंपनी विल अर्न हायर प्रॉफिट देन एस्टिमेट, गुडविल ऑफ कंपनी इंक्रीज एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल इंक्रीज। मतलब आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है, गुडविल आपकी इंक्रीज होती है। अगर हम सिंपल मतलब ये समझते हैं, तो देखिए आपका पहला हो जाता है फेयर। फेयर में आपने अगर 10,000 इन्वेस्ट किया है और 10,000 आपकी इंडस्ट्री इन्वेस्ट की है, तो आपको सेम रिटर्न मिलता है दोनों। दूसरा आपका हो जाता है ओवर। ओवर का मतलब ये हो जाता है, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है और इंडस्ट्री भी 10,000 इन्वेस्ट की है, तो आपको क्या मिलता है? आपको रिटर्न जो है 5 मिलता है, उसको 10% मिलता है। या फिर कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है 5,000 ही इन्वेस्ट करके 5% जो है कमा लेती है। टोटल मतलब आपका वहां पे लॉस होता है। और यहाँ पे अंडर का मतलब आपको ये हो जाता है कि आप कम पैसे लगा के या फिर सेम पैसे लगा के इंडस्ट्री के बराबर आप ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? आपकी गुडविल की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, आपके बुक वैल्यू से ज्यादा आपकी रियल वैल्यू हो जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है अंडर कैपिटलाइजेशन में, मतलब अगर आप 10,000 कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी इंडस्ट्री भी 10,000 इन्वेस्ट कर रही है, आप वहां से प्रॉफिट कर रहे हैं 20% और इंडस्ट्री जो है वहां से रेट ऑफ रिटर्न कर रही है 10%। तो ये सारी चीजें जो है अंडर कैपिटलाइजेशन में आती है। अब इसमें से अगर आप 20% में आप कर रहे हैं, तो आप 5% अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे, 5% आप इंटरेस्ट पे कर देंगे, 5% आपका जो है एक तरीके से इंडस्ट्री से ज्यादा रहेगा वहां पे। तो वहां पे आप जो है फायदे में रहेंगे। अब कॉजेज अगर देख लेते हैं, कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, मतलब अंडर कैपिटलाइजेशन के क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो ये हो जाता है लो प्रमोशन कॉस्ट। आपको प्रमोशन कॉस्ट में ज्यादा पैसे खर्चे नहीं करने होंगे, और या फिर आपने किए नहीं होंगे। इफेक्टिव प्लानिंग, आपकी प्लानिंग जो है इफेक्टिव रही है, आपने बढ़िया से प्लानिंग किया था, आप सक्सेसफुल हुए हैं, आपने सब कुछ इफेक्टिव किया। उसके बाद अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग, मतलब जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सोच के चलती है कि मान लीजिए इंडस्ट्री जो है 20% कमाने वाली है, तो यहाँ पे हुआ अंडर कैपिटलाइजेशन में हम ये सोच के चलते हैं कि हम 15% ही कमाएंगे, लेकिन उससे क्या हो जाता है, हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ के 25% हो जाती है। मतलब हमको तो पता है कि हम 25% तक कमा सकते हैं, लेकिन हम वहां पे एक अंडर एस्टिमेट लेके चलते हैं कि हम 15% ही कमाएंगे या फिर 15% ही रेट ऑफ रिटर्न होगा। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी अपने डिविडेंड डिविडेंड रेट को कम पे करती है, उससे क्या होता है, हमें हायर प्रॉफिट होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है आपका कॉज हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हायर एफिशिएंसी, मतलब आपकी कंपनी की एफिशिएंसी हायर है, आप बढ़िया से यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रहे हैं, लोगों को अच्छे से अपने कैपिटल को यूज कर रहे हैं, जिससे आपको अंडर कैपिटलाइजेशन हो रहा है। हायर अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब आपके समझने का लेवल जो है हायर है, आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, मार्केट कंडीशन को समझ रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। उसके बाद आपका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन का इफेक्ट क्या क्या हो जाता है? इंक्रीज इन कंपनी प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट हमारे जो है इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। इफेक्ट हमारी जो, इससे क्या क्या असर पड़ रहा है? इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारी रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो रही है, जो भी रिसोर्सेज हैं। गुडविल इंक्रीज, हमारा गुडविल जो है अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही है, उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है हमारे अंडर कैपिटलाइजेशन से। कंपनी रेपुटेशन इंक्रीज, कंपनी की रेपुटेशन भी हमारी इंक्रीज हो रही है, हमें फायदा हो रहा है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखें, शेयर होल्डर विल गेट हायर डिविडेंड। शेयर होल्डर क्या हो रहा है? शेयर होल्डर को हायर डिविडेंड मिल रहा है। तो ये कुछ इसके इफेक्ट्स हो गए, कुछ इसके कॉज हो गए, और आपके ये टॉप ये आपके टाइप्स हो गए, अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन और फेयर और नॉर्मल कैपिटलाइजेशन। तो ये आपका ये सेकेंड यूनिट का सेकंड पार्ट था। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब आपका थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी की बात करेंगे बेसिकली, और वहीं पे आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो सेकंड यूनिट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पहले में कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरे में कैपिटलाइजेशन और तीसरे में कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी। ये तीनों पॉइंट आपके, तीनों टॉपिक जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको बाकी इसके नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, या फिर वहां पे जाके आप हमको डीएम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।